नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, मार्च ख़त्म होता है, तो जो इकोनॉमिक पीपल हैं, जो सैलरीड पीपल हैं, वो ये सोचते हैं कि आखिरकार उन्हें टैक्स कब भरना है। अब क्योंकि मई चल रहा है, जुलाई आने वाली है, अमूमन ये माना जाता है कि 31 जुलाई तक आपको ITR भर देना है। लेकिन अब क्योंकि नए फॉर्म्स आए हैं, किस फॉर्म के तहत आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर स्पाउसेस हैं, दोनों वर्किंग हैं, दोनों की सैलरी अगर 12 लाख से कम है या 12-14 लाख तक है, तो वो किस में अप्लाई करें। ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में, तमाम तरह के हम क्वेश्चंस हैं जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट कहिए, इकोनॉमिक्स कहिए, CA तो हैं ही ये पेशे से, रजनीश कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले ITR का जिक्र कर रहे हैं आप, क्योंकि 31 जुलाई आने वाली है। अमूमन ये माना जाता है कि 31 जुलाई तक ITR भर देना चाहिए। तो सबसे पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और कैसे ITR फाइल करें। ये बहुत अहम मुद्दा उठाया आपने, और 31 जुलाई आ रहा है तो सारे लोग, आपको बताऊं कि बहुत जितने सीनियर सिटीजन से अपनी पूरी चेकलिस्ट लेके बैठे रहते हैं। और मैं देखता हूं कि जितने युवा हैं वो थोड़े से रिलैक्स रहते हैं कि ड्यू डेट आए और हम फाइल करें। लेकिन जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। 31 जुलाई लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले आपको जो फॉर्म 26 हुआ करता था, जो आपके AIS और TIS, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी या एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी, उस सारे की जानकारी इकट्ठा कर लेनी चाहिए। और अपनी कैपिटल गेन की रिपोर्ट अपने डीमेट होल्डर से, जैसे आपका ICICI, जीरोधा में या ग्रो में अकाउंट है, तो वहाँ से टैक्स P&L निकाल सकते हैं और निकाल के एनालिसिस कर सकते हैं। टैक्स P&L एज पर जीरोधा और आपका जो कैपिटल गेन और जो शेयर आपने सेल किया है या म्यूचुअल फंड सेल किया है, बॉन्ड सेल किए हैं, वो TIS और AIS में आ रहा है, उसको कंपेयर करिए। पहले रीवर्किंग करिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, एक बार खुद से वर्किंग करिए और अपनी इंटरेस्ट अपने FD के लिए देखिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में देखिए, अपने सेविंग अकाउंट में देखिए, और उसको फिर अपने AIS TIS में कंपेयर करिए। अगर AIS TIS में कोई गड़बड़ी है तो तुरंत अपने जो आपके फाइनेंस एक्सपर्ट है, या अगर आप चाहें तो खुद भी आप ऑनलाइन जाके और AIS TIS के में एक कमेंट डाल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप उसको रिवाइज़ करवा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ये 99% एक्यूरेट होती हैं, और आप उनसे इन्फॉर्मेशन लेके अपने डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने और देखा है कि लोग, अब जब सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो लोग बोलते हैं कि सर मेरी इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर दो। कैसे फाइल करें? तो आपके पास डाटा है AIS TIS, वहीं से फाइल कर दो। ऐसा बिल्कुल गलत हो सकता है। हो सकता है आपका डिविडेंड इनकम नहीं हो, हो सकता है आपका कोई कैपिटल गेन नहीं हो। अगर हम उसके बेसिस पे फाइल करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि आपको अननेसेसरी टैक्स जमा करना पड़े। तो आपको अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। एक बार अपने इनकम्स को कंपेयर करिए, और जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स है, रिपोर्ट्स है, जैसे 26AS, AIS है, TIS, वो इस असेसमेंट ईयर के लिए, ये असेसमेंट ईयर अभी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम टैक्स ईयर बोल के रेफ़र किया करेंगे। हम जो साल 26-27 है उसको हम टैक्स ईयर बोलेंगे, अभी हम असेसमेंट ईयर बोलेंगे। तो इस असेसमेंट ईयर के लिए आप जितनी भी अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, अगर आपका फॉरेन में कोई इनकम है या फॉरेन में कोई असेट और लायबिलिटीज़ है, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना न भूलें। नहीं दिखाने से ह्यूज पेनाल्टी हो सकता है, और दिखा देने से उसका बहुत ही कम, और जो भी लॉ के हिसाब से टैक्स है वही आपको देना पड़ेगा। तो क्या कोई एक्सपेक्टेड चेंजेस या एक्सटेंशन हो सकता है? देखिए, अभी तो एक्सटेंशन करने की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पोर्टल दिक्कत करता है या कहीं बाढ़ आ जाए या कहीं कोई आपदा आ जाए, तो उस चीज़ में उस कंसर्न को अवॉइड करने के लिए सरकार, उसमें रिलीफ देने के लिए सरकार एक्सटेंशन करती है। बट अभी तो सफिशिएंट टाइम है हमारे पास। अभी आप सोचिए, जून है, जुलाई है, मई को अगर हम छोड़ भी दें तो काफ़ी टाइम है। बस ये जो आपने कहा ना, सफिशिएंट टाइम है, यही सोच के लोड कर जाते हैं। आप अपनी ड्यू डेट, अपनी टाइमिंग्स आप जुलाई की जगह आप 30 जून रखिए, और रिटर्न भरना बहुत आसान है। आप एक दिन का समय निकालिए, अपने सारे रिपोर्ट्स इकट्ठा करिए, और फिर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यूँ ही फाइल हो जाएगी। आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि जितना जल्दी फाइल करेंगे आपके हित में है। जितना जल्दी ये फाइल करेंगे उतना जल्दी आपको रिफंड आएगा, अगर आपका टैक्स ज़्यादा कट गया तो। जितना जल्दी फाइल करेंगे उतना जल्दी रिटर्न फाइल होगा,
और उतना जल्दी आपको अपनी बैलेंस शीट बैंक्स को आप अपनी रिटर्न दे पाएंगे। मैंने देखा है कि लोग उसको खींच के रखते हैं और बैंक वाले मांगते रहते हैं, तो उससे कई बार उनका जो क्रेडिट असेसमेंट है वो भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। सपोज दो सैलरीड पर्सन है, एक की इनकम 14 लाख पर ईयर है, एक की इनकम 28 लाख पर ईयर है, 20 लाख पर ईयर है, तो किस में अप्लाई करना चाहिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत या न्यू टैक्स रिजीम के तहत ITR भरना? आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। अब देखिए, अगर 14 लाख बताया आपने और 28 लाख 20 लाख हाँ, उससे अब हाँ, तो कोई सा भी फिगर हो, अगर आपके पास अगर ATC का डिडक्शन हो 1.5 लाख रुपए का, ATD का डिडक्शन हो 25,000 रुपये का, अगर आपके सीनियर सिटीजन्स पेरेंट्स हैं उनका 50,000 रुपये का होता है, उनके इसमें डिडक्शन होता है। अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है या किसी अपने मंदिर में डोनेशन दिया है, ATG होता है। अगर आपने कोई हाउस कोई लोन पे लिया है तो उसका भी हम 2 लाख रुपए तक उसका डिडक्शन मिलता है। हाँ। तो ये अगर सारे डिडक्शंस हैं, सारे, हाँ। एक दो नहीं, अगर हाँ। ये सारे डिडक्शंस हैं तो आपको नेचुरली ओल्ड रिजिम में बेनिफिट मिलेगा। ओके। अगर सपोज आपका सिर्फ ATC है, ATD है, तो आप चाहे कोई सा भी आपका इनकम का लेवल हो, हाँ। आपको न्यू रिजिम आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। अगर मैं आपको सरल सब भाषा में फिर से कह दूं कि अगर आपने HRA का बेनिफिट लेना है 1013 है, अगर आपने ATC का बेनिफिट लेना है, अगर आपने कोई हाउस लिया है लोन पे, उसका इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट लेना है, कोई ATG का डिडक्शंस हैं, तो अगर डिडक्शंस हैं, अगर डिडक्शंस चाहिए आपको तो आप पुराने रिजिम में जाइए। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन चाहिए तो आप नए रिजिम में फाइल करिए। अच्छा, सपोज स्पाउसेस की बात है, दोनों वर्किंग हैं और दोनों की इनकम आ रही है, और फिर ये भी कहते हैं कि किस तरह से हम टैक्स बचा लें। एक आम भाषा में, मैं लेमैन लैंग्वेज में पूछ रही हूँ ये, तो टैक्स बचाने का क्या तरीका है? ITR हम फाइल करें तो क्या 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 करें उसमें? देखिए, दोनों की अगर इनकम है तो वो अपने जो अगर सपोज सैलरीड पर्सनस हैं, या हम अगर ये मान लें कि वो अगर बिजनेस इनकम है उनका, तो सैलरीड पर्सनस हैं तो उस सैलरीड के बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, जैसे मील वाउचर, एजुकेशन अलाउंस, HRA। वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से अपनी सैलरी को अपने एम्प्लॉयर से बात करके, लेजिटिमेट है ये, लेजिटिमेट तरीके से अपने सैलरी स्ट्रक्चर को ऐसे स्ट्रक्चर करवा सकते हैं जिससे कि उनको ओल्ड रिजीम में बेनिफिट मिल जाए। तो ऐसे करके टैक्स बचा सकते हैं। या कोई घर खरीदेंगे अगर वो, तो जो ब्याज मिले उनको बैंक को देना होगा, वो सारा इनकम टैक्स में छूट मिल जाता है। और हम एक HUF भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसी किसी पर्सन की शादी होती है, हम एक हिंदू पर्सन HUF बना सकते हैं। आपने देखा होगा ट्रेडिशनली, आप जब बनारस में जब हम पढ़ाई करते थे तो वहाँ पे देखा था कि अभी भी पुराने जो बिजनेसेस हैं वो चल रहे हैं। उनके दादाजी बैठते थे, उनके बाद फिर उनके बेटे बैठे, और वो अनडिवाइडेड फैमिली हो, मतलब संयुक्त परिवार हुआ करता था। हालांकि अब शहरों में अब तो देखना ही मुश्किल है, तो अब हस्बैंड वाइफ साथ में रह जाए वही मुश्किल होता है। तो एक अनडिवाइडेड फैमिली जो हुआ करती थी, उसका शुरू से ही एक टैक्स स्ट्रक्चर था कि उसको एक एडिशनल एक एंटिटी मानते थे। हाँ। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके हस्बैंड हैं, आपने एक HUF बना ली, तो आपकी असेसमेंट अलग होगी, आपके हस्बैंड की असेसमेंट अलग होगी, और HUF की असेसमेंट अलग होगी। मतलब आप जब शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग की बात करते हैं, मान लीजिए आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी कर रही हैं, आपका ऑलरेडी 20 लाख वाला या 30 लाख वाला कोई इनकम है, तो आप वो सब इनकम ये HUF के थ्रू कर सकती है। तो उससे आपका इनकम टैक्स में बहुत ह्यूज बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अब जैसे 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होता है, तो HUF को फिर से 12 लाख मिल जाएगा। या पुराने रिजिम में हम बात करें तो 10 लाख तक जो स्लैब का बेनिफिट है तो वो मिल जाएगा, तो एक फ्रेश मिल जाएगा आपको, और बहुत सारा टैक्स सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि HUF अभी भी रियल टैक्स प्लानिंग बेनिफिट दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, और वो कैलकुलेशन बेसिस पे है कि किसके केस में बेनिफिट होगा। वो कंप्लीट केस स्टडी होती है, बट ये जनरली फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, जिसको HUF के बारे में पता ही नहीं है, पता कैसे करें? आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। वेरी ट्रू। तो जिसको HUF का नहीं पता है, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, वो एक HUF बना सकता है। HUF बनाने के लिए एक HUF डीड बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डीड। आप उसमें एक कॉर्पस अमाउंट डाल सकते हैं। कॉर्पस क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप और आपके हस्बैंड ने एक HUF की शुरुआत करी, तो आप वॉलंटरली
एक अमाउंट उस HUF में अमाउंट में डाल सकते हैं, आपकी HUF बन गई। आप जाके अपने स्टैम्प पेपर पे डीड निकलवा दिया और उस डीड को आपने साइन करके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस डीड के बेसिस पे आपको एक पैन नंबर दे देगा, पैन दे देगा, पैन नंबर अक्सर लोग बोलते हैं, बट वैसे परमानेंट अकाउंट नंबर होता है तो नंबर 2 बार हो जाएगा। तो वो पैन दे देगा, पैन अलॉट कर देगा और एक नई एंटिटी का जन्म हो गया और आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं, उसमें कुछ असेट्स भी खरीद सकते हैं और वहाँ से इनकम आपकी शुरुआत हो सकती है। अच्छा, वो जो कॉर्पस डालने का जो अमाउंट डालने का उसकी कोई लिमिट होती है कि कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आप 2 करोड़ भी डाल सकते हैं अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि वो आपका सोर्स है, आप देने की हैसियत रखती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 करोड़ का, ऐसा है नहीं, मैं बता दूं कहीं इनकम टैक्स नोटिस आ जाए मेरे पास, मैं 10 करोड़ का अगर मैं ITR भरता हूं तो इसका मतलब कि मैं करोड़पति हूं, मतलब 5-6 करोड़ मैं अपने HUF को दे सकता हूं। मैं बिल्कुल दे सकता हूं, मैं मेरी ITR प्रूव करती है कि मैं दे सकता हूं, तो उसके बेसिस पे मैं HUF बना सकता हूं। अब सपोज़ कोई आदमी है जिसकी इनकम है 10 लाख रुपए, वो 1 करोड़ HUF में डाल दे या कैश डिपॉजिट कर दे तो इम्पॉसिबल, क्वेश्चन राइट। आएगा। तो जस्टिफिकेशन मतलब जस्टिफाई करना। तो देखिए, गवर्नमेंट ये कह रही है कि लोकल फॉर वोकल, MSME को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंसी जो थी भारत की वो दूसरे देशों से ख़त्म होनी चाहिए। अब उसके लिए ज़रूरी है, लोग कहते हैं कि अपना खुद का बिज़नेस करो, भाई मजदूरी करने से अच्छा है खुद का बिज़नेस शुरू कर लो, लेकिन कहते हैं बिज़नेस के लिए ज़रूरी है फंड, ज़रूरी है स्ट्रक्चर। तो क्या बिज़नेस करने के लिए वाकई एक स्ट्रक्चर की, एक एंटिटी की, एक एंटरप्राइज की, कंपनी की ज़रूरत होती है? क्या ज़रूरत होता है भाई बिज़नेस शुरू करने के लिए, वो हम समझेंगे क्या शुरू ये बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पर देखा है हमने कि जिस किसी के दिमाग में आइडिया आया, सबसे पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ़ोन करेगा, सर मुझे कंपनी बनानी है। अरे भाई पहले समझ तो लो कि आप क्या कंपनी के थ्रू आप बिज़नेस करोगे या किसी और के थ्रू आप कर सकते हैं। देखिए, बिज़नेस करने के लिए कई सारे मीडियम हैं और हर मीडियम का फ़ायदा और नुकसान है। सबसे आसान है प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। प्रोप्राइटरशिप आपका पैन है। प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको अलग से कोई पैन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपने आज से शुरू किया, सोचा कि मुझे अपने रेस्टोरेंट होटल का बिज़नेस शुरू करना है, आपने शुरू कर दी। आपने कोई भी काम करना है, आप कंसल्टेंसी देना है, आपका IT का काम शुरू करना है, आपने शुरू कर दी। बहुत आसानी से आज के डेट में हो जाएगा, कहीं से भी अप्रूवल या रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इतना ही आसान था तो बाकी लोग फिर कंपनी क्यों खुलवाते हैं? इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि इसमें जो टैक्स का स्ट्रक्चर है, इसमें जो सरचार्ज है वो 37% तक जाता है। हालांकि अगर कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ तक भी अगर टर्नओवर होता है तो उसके लिए प्रोप्राइटरशिप करना सबसे फ़ायदेमंद होता है। हाँ, अगर GST में कब रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, अगर वो सर्विस दे रहा है तो उसके केस में 20 लाख रुपए, अगर वो सामान बेच रहा है, गुड्स में ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके केस में 40 लाख रुपए। कुछ स्पेशल अपनी स्टेट्स हैं, उनके केस में ये लिमिट थोड़ा कम है, मतलब गुड्स के केस में भी 20 लाख है और सर्विसेज के केस में 10 लाख है। तो उनको अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट पार करते हैं तो GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 5 लाख रुपए का किसी का टर्नओवर है, वो आराम से कर सकता है प्रोप्राइटरशिप में, उसको किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से डे 1 में अपना काम शुरू कर सकता है, इवन विदाउट GST। Okay. उसके बाद एक फॉर्म है पार्टनरशिप। जैसे मान लीजिए आप हैं और हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई और हमने सोचा कि हम ये एक लेजिटिमेट बिजनेस करेंगे और हमने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। उसके लिए क्या होता है, एक पार्टनरशिप डीड करने की ज़रूरत होती है। एक स्टैम्प पेपर पे पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, साइन करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको पैन अलॉट कर देता है। उसकी एंटिटी डिफरेंट हो गई, वो एंटिटी डिफरेंट है और उसके बाद फिर हम उस पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। तो 1 से भले 2, हम मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर एक साथ बिजनेस शुरू करना चाहें तो पार्टनरशिप के तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी पैन लेने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको कहीं और रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में आपको रजिस्टर करा लेना चाहिए। हाँ, अगर GST के लिए आप वही थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आप थ्रेशोल्ड के दायरे में आते हैं तो आपको GST का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर आप कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा इनोवेशन करूंगा या कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लाने जा रहे हैं मार्केट में, या कुछ मेजर, जैसे आपने देखा होगा ब्लिंकिट है ना, या जो जोमेटो है, या कुछ कोई नई तरीके से आप भारत को कुछ सर्विसेज या गुड्स देना चाहते हैं, तो आप कंपनी बनाइए और उसमें कैपिटल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें शेयर कैपिटल बोलते हैं। आप शेयर कैपिटल के साथ शुरुआत करिए। उसमें मिनिमम 2 लोग चाहिए होता है। 1% कंपनी भी होती है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में जनरली
2 लोगों की आवश्यकता होती है। 2 या 2 से लोग अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर काम शुरू कर दें साथ में मिलके, तो उनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। और वो जब एक कंपनी का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उस बोर्ड में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए। कंपनी के जितने डिसीजंस होते हैं वो सारे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं और मेजोरिटी से लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है कंपनी बिजनेस करने का इंडिया में। प्रोप्राइटरशिप, जिसको इंडिविजुअल भी बोलते हैं, HUF, पार्टनरशिप फर्म, और प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, तो बिज़नेस कैसे करना है, आपको ITR कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, ओल्ड टैक्स रिजिम में जाए या न्यू टैक्स रिजिम में जाए, या अगर स्पाउसेस हैं तो आप अपने टैक्स को बचा कैसे सकते हैं, ये सारे मुद्दों पर हमने बात की है इस पॉडकास्ट में। इसलिए पॉडकास्ट आपसे ज़रूरी है, इसलिए पॉडकास्ट को देखिए भी और शेयर भी दूसरों के साथ ज़रूर करिए। फिलहाल इस पॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।